दोस्तों इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले 27 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आ रहा है एक बहुत बड़ा खबर। और ये खबर है एयरक्राफ्टों के सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। कुछ महीने पहले जहां पे एयरक्राफ्टों के ट्रायल को अंजाम दिया गया था, तो वहीं पे तब से लेके अब तक ये इंतजार था कि इस प्रोसेस के अंतर्गत कौन से एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा। हाल ही में नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से भी जानकारी दिया गया था कि एयरक्राफ्टों के सिलेक्शन को लेके प्रोसेस चलाया जा रहा है और जल्द ही इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से सभी डेटा को एनालाइज करते हुए अपने रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंप दिया गया है। मतलब नेवी की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा उसे एक तरीके से फाइनलाइज कर लिया गया है। दोस्तों एक तरफ जहां पे इन एयरक्राफ्टों को चुनने का प्रोसेस का खबर आ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि टेंडर में डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्ट F-18 सुपर हॉर्नेट को पछाड़ते हुए अब फ्रंट लाइन है और इन्हीं एयरक्राफ्टों को चुने जाने का संभावनाएं अब सबसे अधिक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या नेवी की तरफ से सच में एयरक्राफ्टों को चुन लिया गया है और इस चुनाव प्रोसेस में क्या सबसे आगे डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्ट है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों गर्मी के समय गोवा में इंडियन नेवी के शोरवेस फैसिलिटी मतलब INS हंसा में बने हुए शोरवेस फैसिलिटी से अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से निर्माण किया हुआ F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 कैरियर वेस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और डसॉल्ट एविएशन मतलब फ्रांस के कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंट राफेल एम का टेस्ट को अंजाम दिया गया था। और दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों के टेस्ट के बाद जहां पे दोनों ही कंपनियों की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में दावा किया गया, तो वहीं पे तब से लेके अब तक एक बड़ा इंतजार चल रहा है कि नेवी इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट को चुनेगा। हालांकि हाल ही में नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से नेवी डे के पूर्व संध्या में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया गया था कि नेवी की तरफ से इन टेस्ट के डेटाओं को आकलन किया जा रहा है और जल्द ही नेवी की तरफ से डिसाइड कर लिया जाएगा कि इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन सा एयरक्राफ्ट नेवी चुनेगा। पर दोस्तों अब कुछ अनकंफर्म रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से अपने आकलन को समाप्त कर लिया गया है और नेवी की तरफ से अपने रिपोर्ट को तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले कर दिया गया है। मतलब जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन सा एयरक्राफ्ट नेवी के द्वारा खरीदा जाएगा उसका घोषणा किया जा सकता है। दोस्तों एक तरफ जहां पे इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेके घोषणा का इंतजार है, तो वहीं पे दोस्तों इन कुछ महीनों के अंदर दोनों एयरक्राफ्टों को ही निर्माण करने वाले कंपनी और दोनों एयरक्राफ्टों के ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो देश से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा भयंकर तरीके से मीडिया कैंपेनिंग चलाया गया। बीते कुछ हफ्तों में मीडिया में इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेके एक के बाद एक रिपोर्ट जहां पे आ रहा है, तो वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों देश ही अब भयंकर तरीके से लॉबिंग भी कर रहा है। और दोस्तों इन सभी खबरों के बीच में सभी लॉबिंगों के बीच में फिर से एक बार राफेल एम एयरक्राफ्टों की ही संभावनाओं का सबसे अधिक चर्चा हो रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्ट नेवी के ये 27 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में F-18 सुपर हॉर्नेट मतलब बोइंग कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया एयरक्राफ्ट को पछाड़ते हुए फ्रंट लाइन में आ चुका है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने में डसॉल्ट एविएशन के जो राफेल एम एयरक्राफ्ट है ये अधिक सक्षम है और बोइंग के मुकाबले में इन्हीं कारणों की वजह से राफेल एम एयरक्राफ्टों के संभावनाएं अब इंडियन नेवी में शामिल होने का अधिक है। हालांकि दोस्तों जब से ये टेस्ट को अंजाम दिया गया है तब से मीडिया में जब भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा हुआ है, डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों का चर्चा को हमेशा से ही इश्यूज के साथ जोड़ के देखा गया। डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इशू का जिक्र किया गया और हमेशा से ही मीडिया में F-18 सुपर हॉर्नेट को ही आगे रखा गया। दोस्तों डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर जिन इशू का जिक्र किया गया उनमें एयरक्राफ्टों के जो फोल्डिंग विंग सेक्शन है वो सबसे बड़ा इशू के रूप में दर्शाया गया। F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के साथ अगर राफेल एम एयरक्राफ्टों का कंपेयर किया जाए तो राफेल एम एयरक्राफ्टों में जो विंग है वो फोल्ड नहीं हो सकता। इस कारण इन एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जाता है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अधिक से अधिक स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, जिससे कम मात्रा में एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जा सकेगा। वहीं पे डसॉल्ट एविएशन के इन एयरक्राफ्टों को लेकर बोइंग के कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके विंग फोल्ड नहीं हो सकता। इस कारण एयरक्राफ्ट को अगर अपर डेक से लोअर डेक तक ले जाना पड़ा और लिफ्ट में से इस्तेमाल करना पड़ा तो एयरक्राफ्टों के आइदर विंग टिप और नोज को खोलना पड़ेगा या फिर एयरक्राफ्टों को अपर डेक में ही रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों का जो आकार है वो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट में फिट भी नहीं होता है। और इन्हीं तथ्यों को देते हुए राफेल एम एयरक्राफ्ट को जहां पे पीछे रखा गया तो वहीं पे इस दौर पे F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को आगे रखा गया। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इश्यूज में और एक बात का भी जिक्र किया गया था और वो था एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंट ना होना। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्टों का तो ट्विन सीटेड वेरिएंट है, लेकिन मेरिन वेरिएंट मतलब राफेल एम एयरक्राफ्टों के कोई ट्विन सीटेड वेरिएंट नहीं है। फ्रेंच नेवी में जो राफेल एम एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर जो राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है वो संपूर्ण रूप से सिंगल सीटेड वेरिएंट है। बोइंग कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि
इंडियन नेवी के टेंडर में ट्विन सीटेड वेरिएंटों के एयरक्राफ्टों का भी जिक्र है और ऐसे में केवल मात्र बोइंग एयरक्राफ्टों में ही ट्विन सीटेड वेरिएंट है। दोस्तों बोइंग की तरफ से जो FA-18E और F एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडियन नेवी के लिए किया गया है उनमें E एयरक्राफ्ट असल में सिंगल सीटेड वेरिएंट है जबकि F एयरक्राफ्ट असल में ट्विन सीटेड वेरिएंट है। और बोइंग कंपनी का यह भी दावा है कि ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से इस्तेमाल हो सकता है। पर राफेल एयरक्राफ्टों के जो ट्विन सीटेड वेरिएंट है मतलब राफेल D ये असल में एयरफोर्स वेरिएंट है और इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस तथ्य को देते हुए भी बोइंग कंपनी के पक्ष में कुछ मीडिया रिपोर्टों का कहना था कि इससे बोइंग कंपनी को ही बेनिफिट मिलेगा और एक तरीके से डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट इस टेंडर से इन कारणों की वजह से बाहर हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा इश्यूज में प्राइस फैक्टर को भी रखा गया था और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि डैसॉल्ट एविएशन के जो राफेल M एयरक्राफ्ट है इसका प्रोडक्शन काफी लिमिटेड संख्या में हुआ है। अब तक करीबन 85 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है और भारत के द्वारा अगर 27 एयरक्राफ्टों को खाली परचेस किया जाता है तो एक तरीके से ये लो प्रोडक्शन के कारण एयरक्राफ्टों का कीमत अधिक होगा। इवन एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में नेवी के इन राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत इन कारणों की वजह से और अधिक होगा। जबकि इसके कंपैरिजन में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेकर उन्हीं एक्सपर्टों का कहना है कि इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन करीब 1,500 की संख्या में अब तक हो चुका है जिस कारण इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट भी अधिक है और एयरक्राफ्टों की कीमत भी कम होगा। अब दोस्तों इसके अलावा उन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट और बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है जिस कारण बोइंग के ये एयरक्राफ्ट अगर नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और अन्य सुविधाओं में भी नेवी को मदद मिल सकेगा। जबकि दूसरी तरफ बोइंग के कई सारे और भी प्लेटफॉर्म इंडिया में खास करके नेवी में इस्तेमाल हो रहा है जिनमें P-8I पोसाइडन जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है और एयरफोर्स में अगर देखा जाए तो बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। पर इन सभी तर्कों से अगर हटके हम राफेल एयरक्राफ्टों के बेनिफिट को काउंट करें तो इनमें सबसे पहला बेनिफिट है इन एयरक्राफ्टों का इंडियन एयरफोर्स में होना। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल M और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले F-3R स्टैंडर्ड के जो एयरक्राफ्ट है ये दोनों ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है लेकिन दोनों में करीबन 70% से भी अधिक समानताएं है और दोनों एयरक्राफ्टों में लगभग सेम तरीके के इक्विपमेंट इस्तेमाल होने के कारण और ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को अगर नेवी के द्वारा खरीदा जाता है तो नेवी को अतिरिक्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर या मेंटेनेंस फैसिलिटी का आवश्यकता नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऑलरेडी डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के कीमत को भी कम करके ऑफर करने का बात कहा जा रहा है ताकि ये FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को किसी भी तरीके से इस टेंडर में हावी ना होने दे। दोस्तों ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को जो एयरफोर्स के द्वारा खरीदा गया है उसमें इंडिया स्पेसिफिक एक मॉडर्नाइजेशन किया गया है और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस से शुरू करके एयरक्राफ्टों के क्रू के ट्रेनिंग भी ऑलरेडी भारत में हो चुका है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के बाद अगर नेवी के द्वारा भी 27 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये रिसोर्स का एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन होगा। हालांकि इसके अलावा अगर दूसरे कुछ बातों को देखा जाए तो उनमें एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी एक फैक्टर है और दोनों एयरक्राफ्टों में अगर सेम तरीके का इंजन का इस्तेमाल होता है तो एक तरीके से इंजन के मेंटेनेंस और इंजन के सर्विसिबिलिटी में भी आसानी होगा। हालांकि इंजन के मामले में FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी बेनिफिट इसीलिए है क्योंकि इंडिया जो AMCA तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्टों में F414 इंजनों के इस्तेमाल का इरादा बना रहा है उन्हीं इंजनों का इस्तेमाल FA-18 सुपर हॉर्नेट में हो रहा है। दोस्तों इसके अलावा अगर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M एयरक्राफ्टों के बेनिफिट को देखा जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है वजन। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले इंडियन नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बताया गया था कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो रशियन अरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल हो रहा है शायद ये अमेरिकी एयरक्राफ्टों के दबाव को झेल ना सके क्योंकि इन अरेस्टिंग वायर को MiG-29 एयरक्राफ्टों को हैंडल करने के लिए जहां पे बनाया गया है तो वहीं पे MiG-29 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का वजन 4.5 से 5 टन अधिक है। पर अगर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका वजन MiG-29 एयरक्राफ्टों के ही बराबर है और ऐसे में अगर ये कोई फैक्टर बनता है तो ऑब्वियसली इससे बेनिफिट डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M एयरक्राफ्टों को ही होगा। हालांकि दोस्तों ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि नेवी की तरफ से इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट को चुना गया है लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि नेवी की तरफ से इनमें से उसी एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा जो नेवी को सबसे अधिक बेनिफिट देगा और उसी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा जो इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन ऑफर रखेगा। पर दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि मीडिया रिपोर्टों में बोइंग कंपनी के लॉबिंग के कारण जिस तरीके से बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लगातार टेंडर में आगे दिखाया जा रहा है उस तरीके से ना ये एयरक्राफ्ट आगे है और जिस तरीके से डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर एक के बाद एक इश्यूज का जिक्र किया जा रहा है उस तरीके से ये एयरक्राफ्ट उतने इश्यूज में घिरा हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।